नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी कैसे हो बच्चे? तो हम लोग आज पढ़ेंगे जंतुओं में जनन, जिसमें और भी बहुत सारी बातें करनी है। हमने पिछली क्लास में हमने नर जननांग मादा जननांग सबके बारे में चर्चा कर लिया था। तो बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज के सुविचार की तरफ। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि लगातार अच्छे विचार सोचते रहे, और सोचते रहने से बुरे विचारों को दबाने का जो है एक तरीका आ जाता है। ठीक है? तो बेटा, आप हमेशा अच्छे विचारों को सोचते रहिए। क्या कीजिए? हमेशा अच्छे विचारों को सोचते रहिए। तो अच्छे विचारों को सोच सोच कर क्या हो जाता है, जो आपके मन में बुरा विचार आता है ना बेटा, वो क्या हो जाता है, वो दब जाता है। उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। तो हमेशा ही आप कोई भी बुराई सोचते हो या बुरा कोई चीज आपके मन में आता है, तो आप क्या कीजिए? लगातार अच्छे कार्यों को करने का प्रयास कीजिए और लगातार अच्छी सोच में आगे बढ़िए। तो यही आज का विचार है। इसी के साथ आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या बातें की थी, बताइए आप लोग मुझे। हमने नर नर जननांग के बारे में बात की थी, है ना? किसके बारे में बात की थी हमने? नर जननांग के बात में बात की। जनन विधियों की बात जब कर रहे थे हम लोग, तो हमने पढ़ा कि वो दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पढ़ा था ना हमने? तो हम लोग लैंगिक जनन के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें कि हमने हमें पता है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें एक मादा युग्मक और नर युग्मक का होना, नर युग्मक का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है? मादा युग्मक तथा नर युग्मक का होना आवश्यक होता है। तो हमने देखा कि नर युग्मक कौन बनाता है। नर युग्मक जो है वो नर नर जनन जो अंग होते हैं उनमें से बनते हैं, है ना? जिन्हें हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। तो नर युग्मक क्या है बेटा? शुक्राणु होता है, या इसको हम स्पर्म कहते हैं। ओके। अब मादा युग्मक क्या कहलाता है बच्चे, बताइए आप लोग। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? हम अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, अंग्रेजी में ओवम कहते हैं। है कि नहीं? इतनी बातें हमने कर ली थी। ओके। अब जो है इनके स्ट्रक्चर को भी हमने बहुत ही डिटेल में ड्रॉ किया था, इसको अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन भी किया था आपको। चलो एक और बार जरा रिवाइज कर लेते हैं इसको। हम पहले शुक्राणु की बात ले लेते हैं, शुक्राणु को देख लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को जरा एक और बार जरा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, तो शुक्राणु में क्या क्या है बताइए। अब कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा भाग है बताइए। तो जो यहाँ का जो एरिया है इसको हम सिर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेड ऑफ द स्पर्म कहा जाता है इसको। और इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक होता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। तो बेटा, एक जो है कोशिका की जितनी भी जो भी संरचनाएं वगैरह होती है, संघटक होते हैं, वो सभी जो है किस में मौजूद होती है? स्पर्म में अथवा शुक्राणु में मौजूद होती है। जैसे कि केंद्रक पाया जाता है, क्या बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है वो पाया, कोशिका द्रव्य जो होता है ना वो पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये तो ये सभी जो है साधारण से एक कोशिका में पाए जाने वाले हैं। तो वो कोशिका में पाए जाने वाले सभी संघटक जो है एक शुक्राणु में भी पाया जाता है। तो हमने देखा सिर है, उसके अंदर एक केंद्रक होता है, और ये उसका मध्य भाग है। देखा आपने? तो मध्य भाग या मिडिल पोर्शन, इसमें क्या होते हैं? असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया किस कौन सा कार्य करती है बेटा कोशिकाओं में? कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कोशिका को कार्य करने के लिए एनर्जी देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके अंदर,
और आपने देखा एक लंबी पूंछ भी होती है स्पर्म में अथवा शुक्राणु में, जो गति में सहायता करता है। और शुक्राणु में सभी सामान्य कोशिका घटक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मौजूद होते हैं। शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ के कारण क्या होती है बेटा, गतिशील होती है। तो इस स्ट्रक्चर को आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, ड्रॉ करके भी आपने देखना है। ओके, चलिए। फिर उसके बाद हमने बात की थी अंडाणु की। किसकी बात की थी हमने? अंडाणु, जिसे हम ओवम कहते हैं, है ना। तो ओवम जो होता है वो मादा का जनन अंग होता है। मादा जनन अंग या मादा युग्मक होता है। मादा जनन अंग से उसको प्रोड्यूस किया जाता है ना। तो हम मादा जनन अंग को भी एक बार डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है वो, तो उसको भी जान जाएंगे तो आप जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। तो यहां पर आप देख रहे हो मादा जननांग, है ना। मादा जननांग जो है क्या है, क्या 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 होते हैं मादा जननांग में बेटा? अंडाशय होते हैं, गर्भाशय होता है, अंडवाहिनी होता है ना। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है ये क्या क्या कार्य करती है, ये हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। तो सबसे पहले हम अंडाशयों की बात करेंगे। तो अंडाशय यहाँ पे देख सकते हो आप, दो जोड़ी है ना, सॉरी एक जोड़ी जो है अंडाशय, दोनों साइड में एक एक दो है ना, दो यानी कि एक जोड़ी होता है। तो अंडाशयों का एक जोड़ा होता है। ये कहाँ पर होता है बेटा, कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा के निचले भाग में, ठीक है, उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। और दोनों में से एक अंडाशय में से हर महीने एक अंडाणु जो है वो उत्पन्न करता है। और अंडे को हम क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं। ओवम जो है, ओवम जो है अंडाणु, ठीक है। और यह मादा युग्मक भी कहलाता है। तो ओवम को हम क्या कहते हैं बेटा? तो ये वो जगह है, जो अंडाशय है ये वो जगह है जहां से मादा युग्मक यानी कि अंडाणु जो है निर्मोचित होती है। ठीक है। अब ये जो अंडाणु है, ये यहाँ पर जो ट्यूब दिखाई दे रहा है ना बच्चे, ये फेलोपियन ट्यूब कहलाती है ना। अंडवाहिनी क्या कहलाती है? ये अंडवाहिनी। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, तो दोनों साइड में क्या है? अंडवाहिनी है, फेलोपियन ट्यूब है। तो ये प्रत्येक अंडवाहिनी में एक कीप की आकार का एक छिद्र होता है, जो निकले हुए अंडे को अंडवाहिनी से उठाकर धकेलने में सहायता करती है। इस तरह से यहां से धकाला धकेला जाता है और यहां पर ये पहुंच जाता है। उसके बाद यहां पर आपने देखा एक स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं उसको हम बेटा? गर्भाशय, यूट्रस कहा जाता है। ये कैसी संरचना है? ये एक पेशीय संरचना है। कैसी संरचना है बेटा? ये एक पेशीय मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और गर्भाशय क्या है बेटा? एक आपको बताया मैंने, एक रक्षक प्रणाली के रूप में स्त्रियों के लिए कार्य करता है, क्योंकि ये बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और ये वह स्थान है जहां निर्मोचित, ठीक है, आई एम सॉरी, निषेचित जो अंडाणु होते हैं, यानी कि युग्मनज। निषेचित यानी क्या है? निषेचन, ये भी हमने पिछले क्लास में आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया था। क्या है वो? क्या निषेचन? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो कहाँ पर आता है बेटा? गर्भाशय में आता है और यहाँ पर प्रत्यारोपित हो जाता है, ठीक है, और स्थिर हो जाता है। और उसके बाद उस जो युग्मनज होता है उसको क्या प्राप्त होते हैं? पोषक तत्व जो होते हैं वो गर्भाशय से ही प्राप्त होता है और वो शिशु के रूप में रूपांतरित होता है। तो आई होप ये दोनों जो है, नर जननांग, मादा जननांग, नर युग्मक, मादा युग्मक, ये सभी आप सबको क्लियर हो गए हैं। ओके। फिर हमने बात की थी निषेचन के बारे में। तो निषेचन जो है क्या है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। क्या बताया था बेटा आपको मैंने निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या बताया था? क्या बताया था बच्चों? कि यह जनन प्रक्रम का पहला चरण है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु का, स्पर्म और ओवम का क्या होता है बेटा? संलयन होता है।
ठीक है, क्या होता है, संलयन होता है, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है। और क्या होता है, अंडाणु के संपर्क में जब शुक्राणु आता है, अंडाणु के संपर्क में जब शुक्राणु आता है तो क्या होता है, तो उसमें से बहुत सारे शुक्राणु एक साथ आते हैं। ओके, तो उसमें से अंडा तो एक ही है, अंडाणु तो एक ही है, तो उसमें से कोई भी एक शुक्राणु क्या करता है, वो अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। और संलयन के बाद देखो यहाँ पर ये दोनों केंद्रक यानी कि शुक्राणु का केंद्रक और ये जो हमारा अंडाणु है इसका केंद्रक, ऐसे दोनों दो जो है केंद्रक इस तरह से बन जाते हैं। तो ये संलयित होने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं निषेचन। ठीक है, इसको हम कहते हैं निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन। अब संलयन के बाद जो निषेचित जो अंडाणु और शुक्राणु है उनका जो निषेचन हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप एक नया स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर आपको बताया मैंने, ये रहा, इसको हम कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, युग्मनज कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। ओके, तो युग्मनज अथवा साइगोट जाइगोट जो है इसको कहा जाता है। क्लियर, चलिए इसको और भी अच्छी तरह से मैं आपको समझाती हूं। ये रहा, तो जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो इनमें से एक शुक्राणु यानी कि बहुत सारे शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है। और शुक्राणु और अंडाणु का ये जो संलयन है इसको निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको, निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, संलयित हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, संलयित हो जाते हैं। और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर जो स्पर्म है इसका जो न्यूक्लियस है और जो ओवम है यानी कि अंडाणु है इसका केंद्रक, इन दोनों के केंद्रक मिलके यहाँ पे आप देख सकते हो दो केंद्रक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये बातें क्लियर है ना बच्चे, बिल्कुल क्लियर है सभी को। चलिए, अब जो निषेचन होता है ना बेटा, निषेचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं जीवों में, दो प्रकार के होते हैं। तो उन वो दो प्रकार कौन से हैं, निषेचन जो दो प्रकार के होते हैं वो होते, मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पर लिखती हूँ, निषेचन दो प्रकार के होते हैं। वो होता है एक तो आंतरिक निषेचन, ठीक है, कौन सा है, आंतरिक, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन इसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन सा होता है बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। क्या होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहां पे लिखती हूं, बाह्य, बाह्य निषेचन, जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर है सभी को। अब बच्चे, कई कई बार ऐसा होता है, तो हमारे शरीर में सब कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि क्या होता है, अंदर हमारे शरीर के अंदर ही क्या होता है,
निषेचन होता है। ठीक है, यानी कि मादा के शरीर के अंदर, जो माता होती है, जो माँ होती है, उनके शरीर के अंदर निषेचन होता है, युग्मनज बनता है। उसीलिए उसको हम आंतरिक निषेचन अथवा इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके। अब बाहर जो निषेचन होता है उसको हम बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो वो बाह्य निषेचन क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है बेटा। अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ, आपने क्या कभी परख नली शिशु के बारे में सुना है? टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है बच्चों? आपने सुना है? या फिर क्या आपने कभी आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में सुना है किसी को कहते हुए? ओके। तो परख नली शिशु क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी हम किसको कहते हैं, जरा देखें। तो बच्चे, कई कई बार ऐसा होता है कुछ स्त्रियों में। ओके। कुछ स्त्रियों में क्या होता है कि अंडवाहिनी जो होती है वो अवरुद्ध होती है। क्या होती है? अंडवाहिनी, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं वो अवरुद्ध होते हैं, यानी कि कोई बीमारी के कारण या फिर कोई अन्य समस्या के कारण क्या हो जाता है, कई बार अंडवाहिनी में कुछ ब्लॉकेज आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसी स्त्रियों को जो है शिशु उत्पन्न करने में असमर्थता होती है। यानी कि वे शिशु उत्पन्न, देखो बच्चे, जब यहाँ से क्या बोलते हैं, अंडाणु जब यहाँ पर अंडवाहिनी में पहुंचेगा तभी तो यहाँ पर निषेचन होगा ना। अब यहां तक ही नहीं पहुंचा तो क्या होगा, वहां पर स्पर्म से इसका क्या नहीं हो पाएगा, संलयन नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। अब जब जाइगोट नहीं बनेगा तो वो गर्भाशय में कैसे आएगा और शिशु कैसे बनेगा? तो ऐसे स्त्रियों में क्या होता है, शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग क्या होता है बेटा, ये अवरुद्ध है, यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ तक जब तक स्पर्म नहीं पहुंचेगा या अंडाणु जो है नहीं पहुंचेगा, तो वहां पर क्या नहीं होने वाला है, निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में, एक मिनट। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं या चिकित्सक क्या करते हैं, ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके क्या करते हैं, जो मनुष्य के शरीर में से ताजा अंडाणु तथा शुक्राणु को एकत्र करते हैं वे, और उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए साथ में रखते हैं। ओके। तो उसको जो है टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है ना। तो कुछ घंटों को उनको एक साथ रखा जाता है, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन होता है, वहां पर आर्टिफिशियल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वहां पर होता है। शरीर के देखो, साधारण रूप से कैसे होता है, शरीर के अंदर निषेचन होता है ना, आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या केस है बच्चे, यहाँ पर जो है स्पर्म को निकाला जाता है, यानी कि शुक्राणु को निकाला जाता है, ओम यानी अंडाणु को निकाला जाता है बाहर, उनके लैब कंडीशंस में कैसे रखा जाता है, उनको एक साथ रखा जाता है ताकि उनका संलयन हो जाए, और उसको कृत्रिम तरीके से संलयित किया जाता है। तो उसी को हम आईवीएफ अथवा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अथवा कृत्रिम निषेचन कहते हैं। ओके, ये क्लियर है सभी को? चलिए अगला देखिए। अगर निषेचन हो जाता है, मान लीजिए अगर निषेचन हो गया, तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। कितने समय तक? 1 सप्ताह तक, 1 वीक का टाइम जो होता है वो दिया जाता है, ताकि जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज होता है, वो बराबर से 1 हफ्ते तक विकसित होता रहे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, केंद्रक जो है क्या हो रहे हैं बेटा, विकसित हो रहे हैं। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर सेल्स के रूप में ये देखो डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि ये क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? युग्मनज का विकास हो रहा है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ द
जाइगोट उसको कहते हैं हम। तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। देखो, तो बाहर क्या हो गया, बाहर निषेचन हो गया, है ना। उसके बाद क्या किया गया, माता के गर्भाशय में क्या किया जाता है, उसको जो जाइगोट होता है, जो 1 सप्ताह विकसित जाइगोट होता है, उसको क्या किया जाता है, माता के गर्भाशय में रखा जाता है, यानी कि उसको स्थापित किया जाता है। अगला देखिए, माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास फिर होता है इस बच्चे का, यानी कि शिशु का, तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। और इसी तकनीक द्वारा जो हम लोग थोड़े समय के लिए स्पर्म और ओवम को, अंडाणु और शुक्राणु को बाहर रखते हैं बाह्य निषेचन के लिए, तो इसी कारण से इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु अथवा टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इज दिस क्लियर? यानी कि बाकी जितने भी प्रोसेस है ना बच्चे, वो सभी माँ के गर्भाशय में ही होता है, वो बाहर नहीं पूर्ण विकास होता है। आप ये मत गलती मत करिएगा ये सोचने की कि जो है बच्चा जो है पूरी तरह से टेस्ट ट्यूब में ही डेवलप होता है, नहीं होता। ओके, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम होता है जो बाहर रखा जाता है निषेचन के लिए। उसके बाद माँ के गर्भाशय में उसको क्या किया जाता है, उसको स्थापित किया जाता है। वहां से बच्चा जो है, शिशु जो है, वो पूर्ण विकास प्राप्त कर लेता है और सामान्य शिशु की तरह जन्म लेता है। और इसी को हम परखनली शिशु कहते हैं। और यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। तो इतनी बात को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है बेटा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आज कोई भी आपसे पूछे तो आप पूरी डिटेल में उनको बता देना, ठीक है। चलिए, तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे बाह्य और आंतरिक निषेचन के बारे में, है ना। तो हमने देखा कि किस तरह से आंतरिक निषेचन में अंडाणु और शुक्राणु जो है उसका निषेचन होता है शरीर के अंदर। लेकिन बाह्य निषेचन में क्या होता है, इसको जरा हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चे, आपने मेंढकों और मछलियों को देखा है, देखा है ना। वो कहाँ पे रहते हैं बच्चे, पानी में रहते हैं, है ना। मेंढक तो पानी में भी रहते हैं और क्या करते हैं, बाहर लैंड में भी रह सकते हैं, वो एम्फीबियंस है। तो चलिए, तो अनेक जंतुओं में निषेचन की जो क्रिया होती है मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। क्या कहा मैंने, अनेक जंतुओं में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, वो मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। ओके, अब इन जंतुओं में कहां पर निषेचन होता है बेटा, जल में निषेचन होता है। इन जंतुओं में निषेचन वाटर में होता है, जल में होता है। अब देखो, वसंत तथा वर्षा ऋतु में आपने देखे होंगे बहुत सारे मेंढकों को, टॉड्स को वगैरह को, फिर क्या करते हैं, पोखर, तालाब और जो है मंद गति से बहने वाले जो झरने हैं उनकी ओर जाते हैं वे, है ना। ज्यादातर हम लोग मेंढकों को कब देखते हैं, ज्यादातर हम लोग उनको वसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में ही देखते हैं, है ना। बहुत ज्यादा अमाउंट में देखते हैं हम लोग उनको। तो बच्चे ये क्या होते, ज्यादा सॉरी ज्यादा नंबर में उनको देखते हैं हम लोग। तो ये सभी जो जंतु होते हैं ये क्या करते हैं, धीरे 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 से कहाँ जाते हैं, देखो पोखर, ये बोकर नहीं है, पोखरों में, है ना, जहां पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें पानी भरे होते हैं, पोखरों में, तालाबों में, और धीरे धीरे बहने वाली जो झरने होते हैं उनकी तरफ ये जाते हैं। अब वहां जाकर ये क्या करते हैं, जब पानी में ये जाते हैं तो नर तथा मादा जो मेंढक होते हैं या मछली होते हैं या फिर जो टॉड्स होते हैं, वो एक साथ पानी में आते हैं। और मादा क्या करती है बच्चे, सैकड़ों अंडे देती है। क्या करती है, सैकड़ों अंडे देती है, एक दो नहीं। आप याद रखिए कितने अंडे देती है, सैकड़ों नंबर ऑफ अंडे देती है, ठीक है। अब देखो, मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे में कवच से नहीं ढका होता। आपने अगर मुर्गी का अंडा देखा हो, है ना, हैन का जो एग होता है उसको देखा हो, तो उसके ऊपर एक शेल होता है ना, देखा है ना आपने। तो उस यानी कि उसको हम कवच कहते हैं, वो एक हार्ड शेल होता है।
तो उसमें जो होता है, जो मेंढक के जो अंडे होते हैं उसमें कभी भी कोई कवच नहीं होती, या फिश के जो अंडे होते हैं उनमें कवच नहीं होते हैं। और ये कैसे होते हैं बेटा? अपेक्षाकृत बहुत ही कोमल होते हैं, देखने में बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसे जल्ली जैसा होता है ये। तो जल्ली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। अब इन सारे अंडे हैं, बहुत सारे अंडे हैं, है ना, सैकड़ों अंडे देती है कहा। तो ये सभी अंडों को जोड़ने का कार्य क्या करती है? एक जेली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है उसमें, और वो क्या करता है, उन जेली, वो जेली जो है वो सारे अंडों को जो है एक साथ में रखती है, और क्या करती है, इनकी सुरक्षा करती है ताकि ये इधर उधर एकदम से बह ना जाए, एक साथ इकट्ठा करके रखती है। और मादा जैसे ही अंडे देती है, नर क्या करता है, उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। तो मादा ने क्या किया, सैकड़ों अंडे दे दिए। उसी समय जो नर होता है वो बहुत सारे शुक्राणुओं को, स्पर्म्स को जो है पानी में रिलीज कर देता है। ओके। उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। तो जल है, बहुत अच्छे से तैर सकते हैं, है ना। तो शुक्राणुओं की पूंछ होती है, आपको पता है। तो ये पूंछ की सहायता से, ये टेल की सहायता से ये क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पानी में तैरते हैं। और तैर तैर कर क्या करते हैं ये लोग, ये सीधे किसके पास आ जाते हैं, अंड कोशिका के संपर्क में आ जाते हैं। और अंड कोशिका से इनका संलयन होता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है बेटा, निषेचन होता है। तो इस तरह से जो अंड कोशिका होती है और शुक्राणु की कोशिका जब क्या हो जाती है, संलयन होता है, संलयित होते हैं, तो उसके परिणाम परिणाम स्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का जो निषेचन है, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, उसे हम बाह्य निषेचन अथवा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाह्य निषेचन अथवा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो, ये ज्यादातर मछलियों में, स्टारफिश में, ऐसे जलीय प्राणियों में होता है, यानी कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, इनमें ज्यादातर इस प्रकार की जो बाह्य निषेचन है वो देखने को हमें मिलता है। ठीक। चलिए एक और बार जरा देख ले हम लोग। चलिए बेटा, तो हम लोग बाह्य निषेचन की बात कर रहे थे, है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया माता जंतु के शरीर के बाहर होती है, और इन जंतुओं में निषेचन कहाँ पर होता है, जल में होता है। तो वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में सब मेंढक, टोड वगैरह पोखरों में, तालाबों में और मंद गति से बहने वाली झरनों की ओर जाते हैं वे। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं, तो मादा क्या करती है, सैकड़ों अंडे देती है। और जो अंडे वे देते हैं, उनके अंडे मुर्गी के अंडे या बतख के अंडे की तरह नहीं होते हैं, उनमें कोई कवच से नहीं ढका होता। और ये कैसा होता है बेटा, ये अपेक्षाकृत जो है, इनकी अपेक्षा में इनके अंडे जो होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, और इसमें एक जेली का परत होता है जो अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। ओके। और मादा जैसे ही अंडे देती है, नर क्या करता है, उस पर शुक्राणु छोड़ देता है, और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरता रहता है। और जैसे ही ये अंडाणु के संपर्क में आता है, अंड कोशिका के साथ जो है शुक्राणु की कोशिका है उसका संलयन हो जाता है और निषेचन हो जाता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, निषेचन हो जाता है। तो इस प्रकार के निषेचन में, जिसमें ये आपने नोट करके रखना है बेटा, ये डेफिनेशन को, इस प्रकार के जो निषेचन है जिसमें क्या होता है, मादा युग्मक का संलयन
जो जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन जो है बाहर होता है, माता के शरीर के बाहर होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज नॉन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है बेटा उसको? हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको भूलना नहीं, याद रखना है आपने अच्छी तरह से। हम्म, ओके। तो ये कहाँ पर होता है? ज्यादातर ये होता है मछलियों में और मेंढकों में और जो जलीय जीव होते हैं उनमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बात तो हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई आप सबको। अब बच्चे हम बात करते हैं कि कई कई बार ऐसा होता है, सॉरी, आपको मैंने अभी बताया कि मछली और मेंढक जो है एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, है ना? बताया ना अभी आपको मैंने। और मुर्गी बत्तख वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं बेटा? वो इतने सारे अंडे नहीं देते, वो एक समय पर एक ही अंडा देती है ना? तो इसका क्या कारण है, क्या रीजन है इसका? तो ये एक सवाल आपके मन में भी आता होगा। मछली और मेंढक जो है एक साथ कैसे देते हैं? एक साथ बहुत सारे अंडे जो है देते हैं। आपने देखा इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हो आप एक मेंढक का चित्र, जिसके पास जो है बहुत सारे अंडे इसने दिए हुए हैं। ये मादा फ्रॉग है जिसने अंडे दिए हुए हैं। आप देख सकते हो इसमें कोई कवच नहीं है, देखा आपने? और कवच के बिना ही है ये। और लेकिन क्या है, ये सारे जो सैकड़ों अंडे हैं वो किससे चिपके हुए हैं? एक जेली जैसा पदार्थ है, बहुत ही कोमल है ये, उनके साथ चिपके हुए हैं। इसी तरह से जो होते हैं फिशेस होते हैं जो, वो भी इस तरह से एग्स देते हैं। वो भी छोटे छोटे होते हैं, कोमल होते हैं, उनमें कोई शेल्स नहीं होता है, और वो भी जेली जैसे सब्सटेंस से चिपके होते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? देखो, यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु जो है निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है इनमें। बहुत सारे अंडे देते हैं, बहुत सारे शुक्राणु छोड़ते हैं, लेकिन बच्चे इन सब में जो है इन सभी अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं, है ना? जैसे बहुत तेज बारिश आ गई है तो क्या होंगे? इनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा जल की गति है तो बहुत सारे इधर उधर बह जाएंगे, तो शुक्राणु वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और वायु की गति से भी इनको बहा ले जाते हैं, है ना, पानी में। तो क्या हो जाता है? ऐसे बहुत सारे एग्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं, है ना? तो तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। देखो, पानी में और भी जीव होते हैं ना, वो क्या करते हैं? इन अंडों को भोजन करते हैं। फिर क्या बचेगा? थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़े से एग्स बच जाएंगे, उसमें अगर निषेचन हो गया तो हो गया। तो अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की जो बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी कारण से प्रकृति ने, ईश्वर ने इनको ऐसा बनाया है कि ये क्या करते हैं? एक ही समय सैकड़ों अंडे दे सकते हैं, एक ही समय बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं? बहुत सारे शुक्राणुओं को निर्मोचित कर सकते हैं। लेकिन पानी में है तो जल जो होता है, जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होने के कारण बहुत कम अंडे बच जाते हैं और निषेचन कम हो पाता है। और साथ ही साथ तालाब और पानी में ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को भोजन कर देते हैं, इसीलिए बहुत कम संख्या में क्या हो जाता है बेटे? निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई है। तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग था, है ना? बहुत सारी बातें, नई नई बातें हमने सीखी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, टेस्ट ट्यूब शिशु के बारे में, जिसको हम कहते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना? और उसके बाद हमने निषेचन के, दो प्रकार के निषेचन के बारे में भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया। अब क्या समय है बच्चे? अब कौन सा समय है? अब समय है आपके एमसीक्यू सेशन का। तो चले हम लोग एमसीक्यू सेशन की तरफ आगे चलते हैं।
तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूं, आप आंसर कीजिए। क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। पहला प्रश्न है, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? पाचन, जनन, पालन, पोषण। पूछा गया है प्रश्न, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यकता है? पाचन, जनन, पालन अथवा पोषण। दूसरा प्रश्न देखिए, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है क्या? युग्मनज, निषेचन, परागण, इनमें से कोई नहीं। यहां पर बेटा मादा युग्मक और नर युग्मक है, ठीक है। यहां पर देखिए युग्मनज लिखा हुआ है, यहां पर आप ठीक कर दीजिए इसको। मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, जो आंसर यहां पर है आप लिखिए। तीसरा प्रश्न है, लैंगिक जनन में कितनी सजीवों की आवश्यकता होती है? लैंगिक जनन में कितने सजीवों की आवश्यकता होती है? एक, दो, तीन या चार? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहिए, कितने सजीवों की आवश्यकता चाहिए? एक, दो, तीन या चार? अगला प्रश्न है, मादा जननांग है वृषण, गर्भाशय, शिशन, शुक्रवाहिनी। मादा जननांग है वृषण, गर्भाशय, शिशन अथवा और शुक्रवाहिनी। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं? वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहा जाता है? परागण, डिंब, परमाणु, शुक्राणु। वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहा जाता है? छठवा है, सामान्य मानव में वृषण जो होते हैं वो कितने होते हैं? यानी कि एक हेल्दी जो मेल है उसमें वृषण जो होता है वो कितने होते हैं? नॉर्मल जो मेल होता है उसमें एक जोड़ा, दो जोड़ा, केवल एक, इनमें से कोई नहीं। सामान्य नर में वृषण कितने होते हैं? अगला प्रश्न है, निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन, बाहरी निषेचन, संलयन, ऊपरी। तो वो निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? आठवां प्रश्न है, कोशिका के सामान्य घटक किस में पाए जाते हैं? कोशिका के सामान्य संघटक किस में पाए जाते हैं? शुक्राणु, अंडाणु, युग्मक, जनन। ओके, शुक्राणु, अंडाणु, युग्मक, जनन। आगे चलें। नौवां प्रश्न है, शुक्राणु कैसे होते हैं? शुक्राणु कैसे होते हैं? सूक्ष्म, छोटे, बहुत सूक्ष्म, क्षीण। तो आपको याद होगा, तो आप जल्दी से इसका आंसर लिखेंगे। शुक्राणु जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है? सूक्ष्म होता है, छोटे होते हैं या बहुत सूक्ष्म होते हैं या क्षीण होते हैं? 10वां प्रश्न देखिए बच्चे, जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है? जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है? दो, तीन, चार या एक? जंतुओं में जनन की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वो कितने होते हैं? दो, तीन, चार या एक? तो बच्चों, सभी बच्चों ने ये 10 क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए हैं, है ना? तो क्या हम आंसर की तरफ जा सकते हैं बेटा? आगे जाएं हम लोग, चलिए जाते हैं। पहला प्रश्न है, जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है बेटा? जनन की, रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। तभी तो एक जाति जो है वो क्या करता है, उसकी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, मादा युग्मक, ठीक है, मादा
युग्मक। यहाँ पर युग्मनज नहीं है, मादा युग्मक तथा नर युग्मक, मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ओके। मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि कहलाती है क्या? क्या कहलाती है बच्चे? निषेचन कहलाती है। अगला है, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में कितने सजीवों की आवश्यकता होती है? आप जानते हैं जो लैंगिक जनन होता है उसमें एक मादा युग्मक की आवश्यकता होती है ना, और एक नर युग्मक की आवश्यकता होती है, तो उसमें दो जंतुओं की, दो जीवों की आवश्यकता वहां पर होती है। तो यहां पर आप लिखेंगे दो। चौथा प्रश्न देखिए, मादा जननांग है वृषण, गर्भाशय, शिशिन, शुक्रवाहिनी। इसमें से वृषण, शिशिन और शुक्रवाहिनी कहाँ पाया जाता है बेटा? नर जननांग में पाए जाते हैं। ये क्या है? गर्भाशय, ये मादा जननांग का एक भाग है ना। चलिए, देखो यहाँ पर वृषण लिखा हुआ है, वृषण है, ठीक है। वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं? वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को, गैमीट को, जो टेस्टिस होती है वो जो गैमीट प्रोड्यूस करती है, उसको क्या कहा जाता है? परागकण, डिंब, परमाणु या शुक्राणु? क्या कहा जाता है बच्चों उसको? उसको कहा जाता है शुक्राणु अथवा स्पर्म। आगे चले, छठवां प्रश्न, सामान्य मानव, नॉर्मल मेल में जो वृषण होते हैं, ये वृषण होते हैं या जो टेस्टिस होते हैं, वो कितने होते हैं? आपको पता है कैसे होते हैं? दोनों तरफ एक एक होते हैं, यानी कि एक जोड़ा होता है, वन पेयर ऑफ टेस्टिकल्स, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, या एक जोड़ा वृषण जो है पाया जाता है ना। अगला है, निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? तो मादा के अंदर क्या जो निषेचन होता है, जहां पर क्या होता है बेटा? जहां पर जो है अंडवाहिनियों में क्या आता है? अंडाणु आता है, और वहां पर शुक्राणु आकर माँ के अंदर, शरीर के अंदर ही वहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। उसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। क्या कहा जाता है उसको? आंतरिक निषेचन कहा जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं हम उसको। कोशिका के सामान्य संघटक किस में पाए जाते हैं? देखो, बहुत अच्छी तरह से आपको बताया मैंने। जैसे जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म में क्या क्या पाया जाता है? देखो, सेल वॉल होता है उसमें, उसके अंदर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये सभी संघटक जो है वो सामान्य कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। तो इसी तरह कोशिका के समान जो संघटक होते हैं वो शुक्राणु में भी पाए जाते हैं। इज दिस क्लियर? इसको भूलना नहीं, ठीक है। और शुक्राणु कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बेटा? सूक्ष्म, छोटे, बहुत सूक्ष्म, क्षीण। हम कहते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, है ना, अति सूक्ष्म कहते हैं हम उनको। आगे चले 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, जंतुओं में जनन की विधियां जो होती है वो कितनी होती है? दो प्रकार की होती है ना। कौन सी होती है बताएंगे आप मुझे? दो विधियों में होती है, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो इस प्रकार से, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमने बेटा अभी जो क्लास में अभी अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक हमने किसके बारे में बात की है बच्चों? अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या लैंगिक जनन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। लैंगिक जनन में हमने आंतरिक निषेचन भी देख लिया, बाह्य निषेचन भी देख लिया, इनके एग्जाम्पल्स भी देख लिए, कौन कौन से जीवों में क्या क्या होता है, कौन कौन से जीवों में बाह्य निषेचन होता है, किन जीवों में निषेचन आंतरिक होता है। और लैंगिक जनन के लिए हमें क्या चाहिए? दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, मादा युग्मक जिसे मादा जो है जननांग प्रोड्यूस करते हैं, और यह नर युग्मक जो नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्रोड्यूस करता है ना, जिसको हम शुक्राणु अंडाणु कहते हैं। और इनका निषेचन कैसे होता है? जब अंडाणु और शुक्राणु संलयित होते हैं, वो निषेचन
निषेचन, वो जो क्रिया होती है उसको हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसके फलस्वरूप जो बनता है उसको हम युग्मनज कहते हैं अथवा जाइगोट कहते हैं। तो क्लियर है बच्चे? तो अगले क्लास में बेटा आपसे फिर मिलेंगे, हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में, और भी बातें हमने करनी है। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है इस क्लास में तो आप बेझिझक पूछिए। अलैंगिक जनन की भी बात करेंगे और साथ में किस प्रकार से एक भ्रूण का परिवर्तन होता है, ठीक है, भ्रूण कैसे बनता है, उससे वो शिशु कैसे बनता है, ये सभी बातें हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।